Greetings students, I am Nagesh Kumar, Assistant Professor of English, presently posted at Government College Kosli. Dear students, today we will discuss about elegy, a poetic form and its various characteristics. So students, let's start. Elegy is a reflective lyric poem lamenting the death of a public personage or of a friend or a loved one. So with this definition means elegy is a reflective poem. So reflective poem means there will be reflection of thoughts and emotions. तो इमोशंस की और थॉट्स की रिफ्लेक्शंस मिलेंगी इसके अंदर, इस पोइटिक फॉर्म के अंदर. और लेमेंटेशन होगा. लेमेंटेशन कहते हैं मॉर्निंग, विलाप, शोक प्रकट करना. किसके ऊपर शोक प्रकट करना? दैट मे बी डेथ ऑफ ए पब्लिक पर्सनेज, कि किसी पब्लिक पर्सनेज, कोई पब्लिक फिगर की डेथ हो सकती है, और ऑफ ए फ्रेंड, या आपका कोई पर्सनल फ्रेंड हो, और लव्ड वन, उनकी किसी डेथ के ऊपर जो लेमेंटेशन होता है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टिव पोएम है दैट इज़ कॉल्ड एलिजी. सो एलिजी जो है वो जो लेमेंटेशन है, लेमेंटेशन में भी पर्सनल और पब्लिक दोनों तरीके का हो सकता है ये लेमेंटेशन. सो इट इज़ ए मेडिटेटिव पोएम. डेफिनेटली जो रिफ्लेक्टिव पोएम है दैट विल बी मेडिटेटिव और कंटेम्पलेटिव इन नेचर on the theme of human mortality, and with the death with the lamentation on the death of a person means there will be discussion about the mortality of human life. तो human beings की जो mortality है, नश्वरता के ऊपर इसमें डिस्कशन रहता है. मेडिटेटिव पोएम रहेगी ये. And in classical literature, an elegy was simply a poem written in elegiac meter. So when we refer to the classical literature, so in classical literature, elegy was the poem which was generally written in the elegiac meter. तो elegiac meter जो है इस स्पेशल मीटर में लिखी जाती थी. और elegiac meter क्या होगा? इन elegiac meter you will find the alternating poetic lines of iambic hexameter and pentameter. मीन्स हेक्सामीटर का मतलब है 6 iambic feet एंड पेंटामीटर मीन्स 5 iambic feet की जो अल्टरनेटिंग लाइंस मिलेंगी एलिजिक मीटर, उसको कहा जाता है. और इट कवर्ड ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम लेमेंटेशन टू लव पोएम्स. सो क्लासिकल लिटरेचर में लेमेंटेशन के अलावा लव पोएम्स जो हैं वो दोज वर ऑल्सो रिटन. और जो भी पोएम, whatever poem which was written in elegiac meter, that poem was considered as elegy in classical literature. But in modern usage, लेकिन जो मॉडर्न टाइम के अंदर दी टर्म elegy refers to a poem's content rather than the meter. तो आज का जो यूसेज है इन मॉडर्न टाइम, जो एलिजी उस पोएम को कहा जाता है उसके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है रादर देन दी मीटर. अगर यदि किसी पोएम का जो कंटेंट है दैट इज़ लेमेंटेशन, and even if it is not written in elegiac meter, that is iambic hexameter and alternating lines of iambic hexameter and pentameter, that will also be termed as elegy. तो अब जो मॉडर्न यूसेज में उसके एलिजिक मीटर की बजाय जो उस पोएम का अगर कंटेंट है, इफ़ दैट कंटेंट इज अबाउट द लेमेंटेशन या मूनिंग, उसके बारे में है, तो दैट विल बी टर्म्ड एन एलिजी. So it is a poem of lamentation and can be written in any meter that the poet chooses. So there in modern time there are choices with the poets. They can choose whatever meter they likes, and the poem which is written about the lamentation, that will be termed as elegy. So now we will discuss about another form of the elegy, that is the pastoral elegy. So pastoral elegy, this is a distinctive type of elegy, फॉलोज ए रादर फॉर्मल पैटर्न. तो पास्टोरल एलिजी के अंदर एक फॉर्मल पैटर्न मिलेगा आपको. पास्टोरल का मतलब ही होता है पास्चर, मीडो, चरागाह. तो इट रिप्रेजेंट्स इट्स सब्जेक्ट एज एन आइडियलाइज्ड शेफर्ड इन एन आइडियलाइज्ड पास्टोरल सेटिंग. तो इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि एक आइडियलाइज्ड कोई शेफर्ड है और एक आइडियलाइज्ड पास्चर्स की जो सेटिंग है वो बैकग्राउंड रहेगा इसके अंदर. और इसकी जो बिगिनिंग है, इट बिगिन्स with an expression of grief and invocation of the muse. तो जो पोइट जो है वो ही expresses his grief at the death of a fellow shepherd or shepherdess. तो पोइट जो है वो लेमेंटेशन करता है, ग्रीफ एक्सप्रेस करता है अपनी किसी साथी शेफर्ड या शेफर्डेस की डेथ के ऊपर. एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूस.
फिर उसके बाद म्यूस जो है विच इज़ दी गॉडेस ऑफ पोइट्री, उसका इन्वोकेशन होता है। उसके बाद में इट कंटेन्स फ्यूनरल प्रोसेसन, जो डेथ में आप नेचुरली देखते हो कि डेथ के बाद उसका क्रीमेशन होता है, तो देयर विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूनरल प्रोसेसन। उस फ्यूनरल प्रोसेसन का जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ए डिस्क्रिप्टिव मूनिंग थ्रू आउट द नेचर एंड म्यूसिंग्स ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डिके। और उसके बाद में जो लेमेंटेशन होगा फ्यूनरल प्रोसेसन के दौरान, और उसके बाद में एक जनरल डिस्कशन रहेगा अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डीजनरेशन अपॉन दिस अर्थ, कि एवरी मॉर्टल थिंग दैट इज सब्जेक्टेड टू डाई वन डे। तो डेथ की जो मॉर्टलिटी है उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा इस पोएम के अंदर, की जो है वो डेथ दैट इज इनएविटेबल, नो बडी कैन अवॉइड इट, एवरी पर्सन हैज़ टू फेस इट। एंड इट एंड्स विद एन अफर्मेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ नेचर्स लॉज। और इसकी जो एंडिंग है उस एंडिंग के अंदर जो नेचर के जो लॉ हैं, डेथ विच इज़ ए स्टर्न रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट विल बी अफर्म्ड एंड देयर विल बी कंसोलेशन एंड सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ दिस पोएम। एंड मिल्टन्स लाइसिडास, Shelley's Adonais, and Arnold's Thesis, and Alfred Tennyson's In Memoriam. They are the notable examples of pastoral elegy. So, John Milton, he has lamented the death of his friend एडवर्ड किंग इन दिस इलीजी। जो जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी जो है डेथ की याद में ये लेमेंटेशन है। लाइसिडेस जो पोएम है इसके अंदर, इट वाज रिटन इन द ईयर 1638 एंड द नेक्स्ट ग्रेट पास्टोरल इलीजी दैट इज द एडोनाइस, इट वाज रिटन इन 1821 बाय पर्सी बीसी शेली, एंड दिस पोएम is a lamentation on the death of his fellow romantic poet John Keats. John Keats, who died in a very young age. He has hardly attained the age of 26 years when he died of consumption in Italy. So जो एडोनाइस जो पोएम है इसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन लाइंस से आप देखोगे कि किस तरीके से जो पोइट ने जो शोल की जो इटर्निटी है और लाइफ जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो मॉर्टलिटी है उसको एक्सप्रेस किया है बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ ए डोम। द पोइट हैज यूज्ड द मेटाफर ऑफ ए डोम। द पोइट सेज दैट, आई कोट, लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लासेस स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी until death tramples it into pieces, unquote. So the poet has called लाइफ एज ए डोम ऑफ कलर्ड ग्लासेस, कि लाइफ जो है वो कलर्ड ग्लासेस के डोम, गुम्बद के समान है, और ये जो वाइट रेडियंस जो है इटर्निटी की उसको स्टेन कर देती है। ये कलर्ड ग्लास जो है उसको क्रॉस नहीं होने देता। यहाँ जो कलर्ड ग्लास है वो सिंबल यूज किया गया है, वो मेटाफर यूज किया गया है ह्यूमन बॉडी के लिए, और कलर्ड ग्लास के अंदर जो लाइट है वो लाइट यूज की गई है ये जो ह्यूमन शोल है उसके लिए। और जो ये उस डोम के जो एक्सटर्नल जो ये लाइट है उस लाइट को यूज किया गया है इटर्निटी के लिए, दैट इज़ यूनिवर्सल शोल और गॉड के लिए। कि जब ये डेथ है जब इस गिलास को ट्रम्पल कर देती है, कुचल देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, दैट टाइम जो इनर लाइट है दैट मीट्स दी एक्सटर्नल लाइट, मीन्स जो शोल है दैट अगेन रीयूनाइट्स विद दी गॉड। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, ही हैज़ रिटन another pastoral elegy, Thesis, in the year 1861, and that poem was written on the lamentation of the death of poet's friend Arthur Hugh Clough. And the last elegy that was written by Alfred Tennyson in the memory of his friend Arthur Hallam, In Memoriam. So friend, these are the notable examples of pastoral elegy. And other kinds of elegies follow no set patterns or conventions. In the 18th century, the English graveyard school of poetry wrote generalized reflections on death and immortality. तो 18th century के अंदर इंग्लैंड में एक स्कूल डेवलप हुआ था, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। ग्रेवयार्ड स्कूल इसलिए कहा जाता था कि these poets they have used the graveyard as the background for the setting of their poems. And the poem which is
The poem that is Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray is the classical example of graveyard school of poetry poems. So these are the reflections on death and immortality, and the poet pays tribute to the generations of humble and unknown villagers in the poem Elegy written in a country churchyard. The poet says that these people who lived a simple life and they lived unknowingly, without any worldly fame, and they died, and they had a obscure death. They died in an obscure way without fame and glory, and the poet remembers them, and he has paid a rich tribute to the humble villagers. Those are buried in the country churchyard. The poet says that these people, they did not get the proper opportunities to rise in their life, otherwise they could have also become famous like world-class poet John Milton or Oliver Cromwell or William Hampden, and they could have also served the humankind. And there are some more examples, that is A. E. Houseman's poem To an Athlete Dying Young, W. H. Auden's In the Memory of W. B. Yeats. These are also examples of graveyard school of poetry. Thank you very much.